नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में जो हमारा पाठ 8 था, जीव जनन कैसे करते हैं करके, ये कंप्लीट हो गया था। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर 9 है, जीव विज्ञान का जो पार्ट है बायो का, उसको हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये चैप्टर 9 है, पार्ट 9, आनुवंशिकता व जैव विकास। तो सबसे पहले जो पार्ट का नाम है हमारा, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इनकी हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे पहले। उसके बाद जो इस चैप्टर के मेन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, पाठनिहित प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्नोत्तर, फिर उसके बाद उनको जो हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मैटर है इस चैप्टर का, इस पार्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं। तो आनुवंशिकता क्या है और जैव विकास क्या है, सबसे पहले हम जो है इसको समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं आनुवंशिकता क्या होती है करके। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग डाल लेंगे आप भी, आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। ये चैप्टर का इंट्रो है, कैसे हम कैसे क्या आनुवंशिकता या हेरिडिटी होती है करके। जीवधारी अपने समान संतानें उत्पन्न करते हैं। जैसा कि संसार में जो प्रत्येक जीव जंतु हैं वो अपने समान जो है संतानें जो है उत्पन्न करने का गुण होता है, जो सजीवों का एकमात्र गुण है। कई गुण सजीवों के जैसे लक्षण होते हैं, तो उनमें से एक लक्षण ये भी होता है कि अपने समान जो है वो संतानें उत्पन्न करते हैं। तो माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने वाले लक्षणों को जो है आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यानी कि जो माता पिता से उनकी संतानों में जो लक्षण जो हैं वंशागत होते हैं, यानी कि अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं, तो इन लक्षणों को जो है आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। तथा इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। यानी जो ये प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, इसको हम आनुवांशिकता कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आनुवांशिकता क्या होती है करके। ठीक, संतानें पूर्ण रूप से अपने जनकों के समान नहीं होती, इनमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। और जो संतान होंगी वो पूर्ण रूप से जो है अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होती हैं, उनमें कुछ न कुछ जो है वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं भी जो है पाई जाती हैं। आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन जो है आनुवांशिकी कहलाता है। यानी कि जो आनुवांशिकीय लक्षण होते हैं, लक्षणों की जो वंशागति होती है वो, और जो विभिन्नताएं होती है, जो वेरिएशन आती हैं, जो अगली पीढ़ी में थोड़ा डिफरेंट होता है अपने जनकों से, तो इनका जो अध्ययन होगा उसको आनुवांशिकी कहा जाता है, यानी जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी का अध्ययन किया, यानी कि 1822 से 44 के बीच में जो है उन्होंने आनुवांशिकी का जो अध्ययन किया। मेंडेल के कथन की पुष्टि जो है, जो उन्होंने कहा था, 1900 में हेगो डिवरीज, कार्ल कारेंस तथा एरिक सेरमैक ने की। मेंडेल को जो है आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनने जो है आनुवंशिकी की जो खोजें की थी, उनका ही जो है बाद में पुष्टि जो 3 वैज्ञानिक थे इन्होंने की थी। इसलिए जो है मेंडल को जो है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स का जो है फादर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, और इसका अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी कहलाता है। अब हम देखते हैं कि जैव विकास क्या होता है करके, जैव विकास किसे कहा जाता है करके। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन के रूप में लिखा है, जैव विकास की परिभाषा लिखी है, यानी कि जैव विकास किसे कहा जाता है करके। तो जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप सरल जीवों से वर्तमान युग के जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि प्रारंभ में जब धरती का विकास हुआ होगा तो वहाँ पर जो है बहुत ही सरल जीवों का निर्माण हुआ होगा, जिनमें जो है हड्डियाँ नहीं पाई जाती थी, जिनके मूवमेंट में जो है मांसपेशियाँ या जो है जो कार्टिलेज हैं, उपस्थियाँ हैं, वो उपस्थित नहीं थी। वो सिर्फ मांस के कह सकते हैं हम, या खाली एक कोष की जो जीव हो सकते हैं, उनसे जो है धीरे धीरे जो है जैव विकास यानी कि जीवों का जो है वो विकास हुआ है। तो जो जैव विकास है वो सरल जीवों से, यानी कि मान सकते हैं एक कोष की जीवों से जो है वर्तमान समय में जो भी जटिल जीव हैं, जितने भी बहुकोष की जीव हैं, मनुष्य है या हाथी है या कोई अन्य जो भी जीव हैं, बड़े जीव, इनकी जो उत्पत्ति हुई है ये जैव विकास के द्वारा ही हुई है। धीरे धीरे जो होने वाला जो क्रमिक परिवर्तन है उसे ही क्या कहते हैं, हम जैव विकास कहते हैं। तो ये कहलाता है हमारा जैव विकास। ठीक है,
जैव विकास के संबंध में जो है कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो है मत दिए। तो उनमें से एक वैज्ञानिक थे जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जो फ्रांस के एक जो है वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है जैव विकास के बारे में अपनी एक थ्योरी दी थी, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। जिनकी थ्योरी को जो है लैमार्कवाद कहा जाता है। 1744 से 1829 के बीच की इनकी जीवन अवधि थी। ठीक है, तो ये एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है जैव विकास की सर्वप्रथम जो है व्याख्या की और अपने विकास संबंधी विचार जो थे वो फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक में 1809 में प्रकाशित किए। जो इनके ही द्वारा लिखित जो इनकी पुस्तक थी फिलोसॉफिक जूलॉजिक, उसमें जो है अपने जो विचार थे जैव विकास से संबंधित उनको जो है इस पुस्तक में जो है उनको प्रकाशित किया। जो उनका लैमार्कवाद था, जिनके कारण लैमार्क के कारण इन्हें लैमार्कवाद का नियम दिया गया। तो इन निम्न तथ्यों पर आधारित था कि उनके क्या क्या मेन पॉइंट थे जैव विकास से संबंधित। तो इन पॉइंटों को हम देखते हैं। सबसे पहले है आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। अब आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति क्या होती है? ठीक है, लैमार्क के अनुसार जो है प्रत्येक जो जीव है उसमें जो उसके अंग और शरीर में जो है शरीर के आकार में जो है वो वृद्धि की जो है प्राकृतिक जो है वो प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, ये इन्होंने पहला नियम दिया था अपना। दूसरा, वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी कि प्रत्येक जीवधारी में जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वातावरण जो है वातावरणीय प्रभाव के कारण जो है इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और जिसके परिणाम स्वरूप जो है जीवधारी की जो शारीरिक संरचना और जो उसका स्वभाव है वो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं या बदलते रहते हैं। तो वातावरण का सीधे सीधे इफेक्ट डालते हैं, सीधे सीधे इफेक्ट पड़ता है जीवधारियों के ऊपर। ठीक है, तीसरा, अंगों का उपयोग व अनुपयोग। तो वातावरण के अनुसार अधिक उपयोग में आने वाले जो अंग होते हैं वो विकसित होने लगते हैं, और इसके विपरीत जो अंग जीवधारियों के वो उपयोग में नहीं आते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं लुप्त हो जाते हैं। और कभी ये अंग जो होते हैं अवशेषी अंगों के रूप में भी जीवधारियों के शरीर में पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में जो कमर के पास पूंछ जैसी निकलती है, और कृमि रूप परिशेषिका जो पेट के अंदर पाई जाती है, जो सेलुलोज के पाचन के लिए होती है, जो शाकाहारी जंतुओं में पाई जाती है, वो भी जो है एक अवशेषी अंग है मनुष्य के अंदर। तो उन्होंने ये नियम बताया था कि जिस अंग का जो है हम अधिक उपयोग करेंगे वो अंग जो है अधिक विकसित होने लगेगा, और जिस अंग का उपयोग हम नहीं करते हैं तो अनुपयोग के कारण वह शरीर से जो है लुप्त हो जाता है या जो है अवशेषी अंग के रूप में रह जाता है। चौथा इन्होंने नियम दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशांगति, यानी कि अंगों के अधिक उपयोग व अनुपयोग के फलस्वरूप जो है वो विभिन्नताएं जो हैं उत्पन्न होंगी, और जो क्या है विभिन्नताएं जो होंगी उपार्जित होती हैं, क्योंकि इनको जो है देवधारी जो है उपार्जित करते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं। तो ये लक्षण जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशांगत होते रहते हैं, क्योंकि जब जीव ने इस प्रकार की विभिन्नताएं प्राप्त कर ली हैं तो अगली पीढ़ी में भी ऐसी जो है ये जो लक्षण है वो जाएंगे। और उपार्जित लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहने से जो अनेक पीढ़ियों के बाद भी संतानें जो हैं अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाती हैं तथा नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं। यानी कि जैसे कोई एक जीव है तो लगातार उस अपने एक अंग का प्रयोग लगातार करता है और दूसरे अंग का नहीं करता है, तो उससे उसके नए अंग का विकास हो गया। ठीक है, ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहने से उसकी जो आगे पीढ़ियाँ हैं, ठीक है, वो लगातार उसमें वेरिएशन या विभिन्नताएं आने के कारण, ठीक है, तो वो अलग रूप में विकसित हो जाती हैं, यानी कि एक नई जो है जाति का निर्माण हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संतानें होती हैं वो अपने जो पूर्वज होते हैं उनसे अलग हो जाती है, और उससे क्या एक नई जो है स्पीसीज़ का, एक नई जाति का निर्माण होता है। जैसे कि मनुष्य को बताया गया है कि बंदर हमारे पूर्वज थे, तो बंदरों से ही जो है मनुष्यों मनुष्य जो है मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई है करके। तो ऐसे ही जो उपार्जित लक्षण हैं इनकी वंशांगति होने के कारण ही जो है ऐसा हो पाता है। और इनके प्रमाण थे कुछ, जैसे लैमार्कवाद के प्रमाण हैं हमारे जिराफ का उदाहरण और सर्पों का उदाहरण। तो जिन अंगों का उपयोग व अनुपयोग का जो प्रमाण दिया था वो जिराफ की गर्दन लंबी होने का कारण है। कैसे? जैसे उनने कहा कि जिराफ का उन्होंने उदाहरण दिया, समझाया कि जिराफ के जो पूर्वज थे उनकी गर्दन जो है छोटी और उनका जो शरीर का आकार था वो छोटा था।
और अफ्रीका के घने जंगलों में रहते रहते और ज़मीन पर उगी घास और पौधों आदि को वो खाते थे। और लेकिन एकदम से क्लाइमेट में चेंज आने के कारण जो है मैदान की जो है घास सूखने लगी, और जो जिराफ थे वो पेड़ पत्तियों पर निर्भर जो है उनको होना पड़ा। और जिस कारण से क्या वृक्षों के ऊंचे होने के कारण उनकी गर्दनें और टांगें जो है अधिक उपयोग उनका अधिक उपयोग करने लगे। वो मांसपेशियों के अधिक जो है खिंचाव होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जिराफ की गर्दन और टांगों की जो है वो लंबाई बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से उदाहरण देके इनने जो है समझाया कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग क्या है करके। ठीक है, दूसरा उदाहरण दिया था उन्होंने सर्पों का उदाहरण। सर्पों के पैर जो है विलुप्त होने का कारण, सर्पों के जो पैर थे वो कैसे विलुप्त हुए करके। तो लेमार्क ने अपना उदाहरण दिया था कि प्रारंभ में जो है सर्पों में टांगें पाई जाती थी, और जो सांपों को जो है घास फूस में दौड़ने, बिलों में घुसने आदि में जो है ये जो उनकी टांगें होती थी रुकावट डालती थी। तो इस कारण से जो है सांपों ने जो है इसका उपयोग करना ही छोड़ दिया। तो टांगों का उपयोग या पैरों का उपयोग नहीं होने से ये लगातार छोटी होती गई, या हज़ारों वर्ष बाद जो है इनकी जो संतानों में या पीढ़ियों में आगे जा कर के ये जो है टांगें विलुप्त हो गई। और यही जो गुण है जो वर्तमान में सर्पों में जो है स्थायी लक्षण बन गया कि उनकी टांगें बिल्कुल नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये इनने कुछ प्रमाण दिए थे अपने जैव विकास से संबंधित। ऐसे ही एक अन्य वैज्ञानिक थे जिनका मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। डार्विन हैं जिनका नाम, यानी कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जिनका पूरा नाम है। 1809 से 1882 तक इनकी जीवन अवधि थी। तो इनके नियम को डार्विनवाद कहा जाता है। डार्विन जो है ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है विभिन्न देशों में जो है घूम घूम करके जीव जंतुओं को देखा और उनको जो है एकत्रित भी किया। और उनके अध्ययन करने के पश्चात जो है 1859 में इन्होंने जैव विकास के संबंध में अपनी एक पुस्तक जो है प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जिसको हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो है ये ने पुस्तक अपनी प्रकाशित करी। और उसमें अपने जितने भी जो ये विचार थे जो इन्होंने अध्ययन किया था उनको इसमें प्रकाशित किया। डार्विन के सिद्धांत को जो है प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक वर्णवाद का नियम भी कहा जाता है। तो डार्विन के जो मुख्य तथ्य थे वो निम्न जो नियम है इन पर आधारित थे। ठीक है, सबसे पहला नियम है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, यानी कि जो जीव होते हैं, जीवधारी होते हैं, उनमें संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। इस कारण से जो है इनकी जो संतति जो होती है वो इस सृष्टि में जो है बनी रहती है। ठीक है, दूसरा होता है जीवन संघर्ष। दूसरा जो इनने मुख्य तथ्य दिया था जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष इनने 3 भागों में बांटा, अंतःजातीय संघर्ष, अंतर्जातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष। तो अंतःजातीय यानी कि यह संघर्ष जो होता है एक ही जाति के सदस्यों के बीच होता है। इस संघर्ष में अधिक क्षति होती है क्योंकि सभी सदस्यों की जो है आवश्यकताएं समान होती हैं, चाहे वो भोजन के लिए, आवास के लिए हो या प्रजनन के लिए हो। ठीक है, दूसरा नियम था अंतर्जातीय संघर्ष। अंतर्जातीय यह संघर्ष जो है भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच होता है। इसमें जैसे भिन्न भिन्न जातियों की चाहे वो आवास और भोजन के लिए ये जो संघर्ष होते हैं वो होते हैं। दूसरा तथ्य इनने ये दिया था। तीसरा होता है वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष यानी कि विभिन्न जो जीवधारी होते हैं वो वातावरणीय कारक होते हैं, जैसे कि सूखा, बाढ़, भूकंप, ताप, वायु, इनसे बचने के लिए जीवन भर जो है संघर्ष करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनने जैव विकास संबंधित अपना दूसरा तथ्य दिया था। तीसरा है विभिन्नताएं और इनकी अनुवांशिकी। तो जैसे कि कोई जनक होते हैं तो उनके जो अगली संतति होती है, अगली पीढ़ी होती है, उसमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, क्योंकि एक्यूरेट जो है अपने माता पिता के समान कभी भी जो है संतान नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसी विभिन्नताएं जो हैं वो वातावरण के अनुकूल वातावरण के प्रति जीवधारियों का अनुकूल होते रहने के कारण अनुकूल होने के कारण ये बनी रहती हैं। इसी कारण जो है इनकी जो पीढ़ी है, इनकी जो जाति है वो पृथ्वी पर जीवित होती रहती है। और जो हानिकारक विभिन्नताएं होती हैं उनके कारण जो है जीवधारी वो नष्ट होते चले जाते हैं। चौथा इनका जो तथ्य था योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि जो योग्य होगा, जो जीवन संघर्ष में आगे बढ़ पाएगा, वही जो है अपनी पीढ़ी को या अपनी जाति को इस सृष्टि को बचाए रखता है। जैसे कि लगातार जो है जीव वातावरण में निरंतर जो है परिवर्तन होते रहते हैं, और इन परिवर्तनों के साथ साथ जीवधारी जो है अपने शरीर को भी जो है उस वातावरण के प्रति जो है ढालता रहता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, वो जो है वह जीव उस सृष्टि में या उस अपने अनुकूलन नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर वो जीवित नहीं रह पाता है। तो इसलिए ने जो नियम दिया था कि योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि जो योग्य होगा, जो
जो संघर्ष कर पाएगा वातावरण के प्रति या आवास या भोजन के प्रति, तो वो ही जो है योग्य सदस्य उस जाति का जीवित रहता है। पांचवा आता है अनुकूलन। ये अनुकूलन भी योग्यतम की उत्तरजीविता से रिलेटेड मुख्य तथ्य है कि जीवधारी में स्वयं को वातावरण के अनुरूप जो है बदलने की वह जो है क्षमता होती है। जीवधारी जो है स्वयं को अनुकूलित अगर नहीं कर पाएगा तो वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम मीसोजोइक काल की बात करें तो उस समय सरीसृपों में डायनासोर पाए जाते थे जो स्वयं को जो है उस वातावरण में जो है अनुकूलित नहीं कर पाए और जो है उसके बाद वो वहाँ पे नष्ट हो गए। ठीक है, छठा इन्होंने अपना प्रमुख तथ्य दिया था नई जातियों की उत्पत्ति। डार्विन ने बताया था कि जो विभिन्नताएं होती हैं, वेरिएशन होती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशांगत होती रहती हैं और कई पीढ़ियों के बाद जो विभिन्नताएं जो है एकत्रित होकर एक नई प्रजाति का जो है विकास करती हैं करके। ठीक है, तो जो नई पीढ़ी के सदस्य होंगे वो पुरानी पीढ़ी के सदस्यों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने अपना नियम दिया था जाति का उद्भव, यानी कि जीवधारियों की जाति का उद्भव। जैसे कि उदाहरण दे सकते हैं हम, शेर, चीता, बिल्ली और तेंदुआ जो है चारों की जो शरीर की रचना है और स्वभाव जो है एक दूसरे से मिलते हैं। सभी मांसाहारी होते हैं तथा इनकी उंगलियों पर जो है नाखून होते हैं। तो इससे पता चलता है कि इन सभी जीवों का जो विकास है वो एक ही पूर्वज से हुआ होगा और स्वयं को जो है वातावरण में जो है वातावरण को अनुकूल जो है इनको बनाने के लिए इनमें कई परिवर्तन होते गए और जिस कारण से इन जंतुओं की जो है वो जो जातियां हैं वो अलग अलग हो गई या उनसे नई जातियों का जो है निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य थे जो चार्ल्स डार्विन ने अपने जैव विकास के लिए प्रस्तुत किए थे, जिनको हमने इस वीडियो में पढ़ा आज। ठीक है, तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।